नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को कलाम एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। और मैं प्रवीण दानचारण आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है। और उस क्वेश्चंस पेपर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है ग्लोब, है ना, इस ग्लोब से प्रत्येक परीक्षाओं में आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलता है। 3 सवाल भी है, कहीं पर 4 भी है, लेकिन 3 तो कम से कम प्रत्येक भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिल ही रहा है। तो हम उन्हीं ग्लोब के सवालों को लेकर के थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो आज का जितना भी हमारा टॉपिक है उसमें जो विषय वस्तु है वो है ग्लोब के संदर्भ में। और इस ग्लोब का जो दायरा है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। पहली बात तो सिर्फ आपको इस ग्लोब को केवल ये ग्लोब वाला ही टॉपिक नहीं देखना कि केवल आप ग्लोब को देख पा रहे हो, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखना। इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत आपको अलग अलग पक्षों से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे एक पक्ष होता है इसका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश है। तो एक तो आपके अक्षांशीय पक्षों से भी यहां पर सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका जो पक्ष है वो है लॉन्गिट्यूड है, अर्थात देशांतर है। तो एक आपको देशांतरीय पक्षों से भी सवाल पूछा जाएगा। 2 पक्ष तो आपके पास में यही है। इसके अलावा यहां से जो आपको सवाल पूछने का क्राइटेरिया है वो इसी देशांतर के, इसी लॉन्गिट्यूड का एक अगला पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं टाइम। समय की गणना करने से संबंधित सवाल आ सकता है। तो एक टाइम को लेकर के प्रश्न यहाँ से ठीक ठाक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस टाइम में हमारे पास में जो इंडियन टाइम है हमारा, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, भारतीय जो मानक समय है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से भी यहाँ पर हमें सवाल पूछा जा सकता है। तो अलग अलग पक्षों से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ से सवालों का दायरा बहुत ही ज्यादा विस्तृत रहने वाला होता है। इसलिए आप विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करिएगा कि केवल इसको एक ही पक्ष के साथ में मत लीजिएगा, इसको मल्टी डायमेंशन पक्ष में हमें देखना होता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आपको अर्थ से जुड़े हुए कुछ बेसिक जो फैक्ट है वो भी सवालों के फॉर्मेशन में देखने को मिल सकता है। जो पृथ्वी से संबंधित जितने प्रमुख तथ्य है वो भी आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर से ऐसे सवाल पूछे गए उनको लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करते हैं। चलिएगा, पहले प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द अर्थ जो मूवमेंट है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन है। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों तथा ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमारे पास में सही कथन है, उस सही कथन को हमें क्या करना है, यहाँ पर चूज करना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इन कथनों के ऊपर फोकस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें दे क्या रखा है या पूछ क्या रखा है। सबसे पहली बात वही है, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा होता है। एग्जामिनर यहाँ पर आपके शब्दों के साथ में हेर फेर भी कर सकता है। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट भी दे सकता है। असत्य कथन को चूज करना है, या फिर ये लिख सकता है कि सत्य नहीं कथन की आपको पहचान करनी है। कुल मिलाकर के आपको फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर देखना होगा। तो कई बार इस तरीके के सवाल भी घुमाए जा सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर दोनों सवालों पर फोकस करते हुए चलिएगा। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना कि यहाँ पर जो सवाल पूछने का दायरा है वो थोड़ा सा घुमा करके भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, या घुमा करके सवाल पूछा जाएगा ही जाएगा आपसे। क्लियर है? अब कथनों को पढ़ने का प्रयास करना। दे रखा है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का जो अपना अक्ष है जो घूमता है ना, वो घूर्णन कहलाता है। जो पृथ्वी का अपना अक्ष है उस अक्ष पर पृथ्वी का जो घूमना है वो क्या कहला रहा है, आपका रोटेशन कहला रहा है। पहला कथन तो ये है। दूसरा, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक इमेजिनरी लाइन के रूप में जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है ना। ये एक प्रकार का क्या है, इमेजिनरी लाइन है और ये एंगल बना रहा है 33.5 डिग्री का एंगल क्रिएट करने का काम कर रहा है। अब इस तरीके के सवाल में सबसे पहले तो हमें अर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है हमारी वो कैसी है, क्या चीजें हैं, क्या लेकर के हमारे पास में प्रश्न ध्यान रखना वाला होता है यहाँ पर।
अब समझ लीजिए ये हमारी एक अर्थ है और इस अर्थ पर हमारे पास में एक एक्सिस लाइन है, एक अक्ष है, और इसी एक्सिस के सहारे पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन करने का क्या कर रही है, काम कर रही है। तो इस रेखा को हमने बोल दिया एक्सिस ऑफ द अर्थ है। एक्सिस ऑफ द अर्थ है, ये पृथ्वी का क्या है, अक्ष है, पृथ्वी का अक्ष है। एक एक शब्दों पर गौर करना, ठीक है। ये जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है, जो पृथ्वी का अक्ष है, इसी एक्सिस ऑफ द अर्थ के सारे जो हमारी पृथ्वी है ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर में मूवमेंट कर रही होती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर में ये घूमने का काम करती है, घूर्णन करने का काम करती है, रोटेशन करने का काम करती है, ठीक है। चलिए, ये अक्ष है और एक नाम आता है, कई बार आपने सुना होगा, कक्ष है, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी और लाइन है और इस इमेजिनरी लाइन को हमने बोल दिया ये है अपने पास में ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का कक्ष है ये। पृथ्वी का क्या है, ये कक्ष है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, एक है एक्सिस ऑफ द अर्थ है, एक है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, एक है पृथ्वी का अक्ष और दूसरा है पृथ्वी का कक्ष है, ठीक है। दोनों एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन है, दोनों एक प्रकार की काल्पनिक रेखाओं के रूप में आपको देखने को मिलती है। अगर आप इस पृथ्वी के अक्ष पर, है ना, इस कक्ष के सारे एक आप इमेजिनरी लाइन को खींचने का काम करते हो, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं कक्षीय सतह पर खींचे गए लंब। इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कक्षीय सतह पर, कक्षीय सतह पर खींचा गया लंब। कक्षीय सतह पर खींचा गया लंब है, ठीक। अब यहां से जो सवालों का फॉर्मेशन है वो कैसे हो सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कक्षीय सतह पर खींचे गए लंब और पृथ्वी के अक्ष के बीच में कितने डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस होता है। आंसर होगा 23.5 डिग्री का यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बनता है। तो यहाँ पर कोण कितना है, 23.5 डिग्री का बन रहा है। किसके बीच में, कक्षीय सतह पर खींचे गए लंब और पृथ्वी के अक्ष के बीच में, पृथ्वी के एक्सिस के बीच में जो आपको एंगुलर डिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो एंगुलर डिस्टेंस कितना है, 23.5 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है। जबकि आपके पृथ्वी के अक्ष और पृथ्वी के कक्ष के बीच में ये जो एंगुलर डिस्टेंस है ये आपको 66.5 डिग्री का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 23.5 और यहाँ पर 66.5 डिग्री, इन दो प्रकार का एंगुलर डिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। क्लियर है। अब आ जाइए प्रश्न पर। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, लैंग्वेज पढ़ना और फिर बात करना प्रश्न के संदर्भ में। हमें दे रखा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूमना है घूर्णन कहलाता है। अभी अपने देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूम रही है, रोटेशन कर रही है, और किस दिशा से किस दिशा की ओर रोटेशन कर रही है, आंसर होगा वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेशन कर रही है। तो इसको ही हम लोग घूर्णन कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसके लिए रोटेशन शब्द का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये कथन सही है, तब आंसर होगा ए हमारे पास में क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर दूसरा, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो एक्सिस ऑफ द अर्थ है इज एन इमेजिनरी लाइन है। पृथ्वी का अक्ष एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। तो यहां पर हमने देखा था कि जो अक्ष है और जो कक्ष है ये दोनों एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन ही है, काल्पनिक रेखा भी है, ठीक है। आगे पढ़ना, फिर क्या दे रखा है, यहां तक तो बात सही है। जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है ना, जो एंगल बनाने का काम करते हैं, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 33.5 डिग्री विथ इट ऑर्बिटल, जो आपका शेप प्लेन है, इस ऑर्बिटल प्लेन से यहां पर हमने इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस देखा, 66.5 डिग्री का। और यहां पर हमें कितना डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस दे रखा, 33.5 डिग्री का। होना कितना चाहिए, 66.5 डिग्री का। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है, सही कथनों को चूज करना है। तो सही कथन कौन सा है, ओनली ए, यानी ओनली जो ए है वही हमारे पास में कैसा स्टेटमेंट है, एक प्रकार का ट्रू स्टेटमेंट है। और केवल एक कहां पर दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में आपके केवल एक कथन दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ऑप्शन नंबर ए इसका, या 1 नंबर इसका जो आंसर क्या है आपका राइट आंसर है। अब इसी प्रकार का प्रश्न आपसे हर बार एग्जामिनर पूछता है। हो सकता है इस बार इसने 33.5 डिग्री दे दिया, अगली बार एग्जामिनर यहाँ पर आपको सही भी दे सकता है। और कुछ लोग वही होते हैं जो रट्टा मार प्रवृत्ति के साथ में आएंगे, तो वो लोग कहेंगे कि पिछली बार इन्होंने गलत मान लिया था, इस बार ये सही मान लिया। तो ऐसा नहीं देखना, हमें एक एक लाइन को पढ़ना है, कि जब जब हम एक एक लाइन को ढंग से पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा इसका ये आंसर क्यों सही था और क्यों आंसर गलत था। डिटेल एनालिसिस करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है आपके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दे रखा है, वापस पढ़िए देगा। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन है। आपको कुछ कथन दे रखे हैं ए तथा आर, और इस पर आपको विचार करना है और सही विकल्प का क्या करना है, आपको चूज करना है। यहां पर भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को ही क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ना दे रखा है। प्लेस लोकेटेड वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल हैव अ टाइम दैट इज बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। जो आपका ग्रीनविच का समय है, अगर आप उस ग्रीनविच के समय से वेस्ट की ओर मूवमेंट करोगे तो उस समय उसका समय हमेशा आपको पीछे की ओर देखने को मिलेगा। हिंदी में क्या दे रखा है, जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में है, वेस्ट का मतलब पश्चिम की ओर है, उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहता है। ठीक है, एक कथन तो ये है। दूसरा कथन क्या है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उग जाता है। ठीक है, इन दोनों कथनों को हम एक बार थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। चलिए समझिएगा थोड़ा सा। ये हमारे पास में है, अर्थ को हमने एक शेप में ले लिया, एक प्लेन शेप पे ले लिया, और उस अर्थ पर हमने कुछ रेखाएं खींची है। जैसे इस रेखा को हमने बोल दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, तो ये रेखा है हमारे पास में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। जीरो डिग्री देशांतर रेखा है। जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा के लिए आप लोग ग्रीनविच लाइन का भी प्रयोग कर रहे हो। कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा भी है। तो इसी रेखा को आप लोग ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जान रहे हो। ठीक है, इसी रेखा के लिए हम लोग GMT लाइन का भी प्रयोग करते हैं। इस GMT का मतलब है ग्रीन मीन टाइम लाइन, ग्रीन मीन टाइम लाइन। एक नाम इसका क्या हो सकता है आपके, ग्रीन मीन टाइम लाइन हो सकता है, GMT लाइन भी हो सकता है। इसके अलावा इसी रेखा को हम प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जानते हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसके लिए प्रधान याम्योत्तर या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा शब्द का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आप कुछ भी नाम बोल दो, ये रेखा सारी की सारी आपके एक ही है। क्लियर। अब अगर आप इस GMT लाइन से अगर आप ईस्ट की साइड में मूवमेंट कर रहे हो, और इसी GMT लाइन से यदि आप वेस्ट की साइड में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो ये दिशा कौन सी होगी, आपके ईस्ट है। ईस्ट का मतलब पूर्व की ओर मूवमेंट कर रहे हो, और दूसरा आप इसी से वेस्ट की ओर मूवमेंट कर रहे हो। वेस्ट का मतलब आप पश्चिम की ओर मूवमेंट कर रहे हो। अगर आप इस GMT लाइन से ईस्ट की ओर जा रहे हो, पूर्व की ओर जाओगे, तो जो भी आपका समय होगा वो GMT से हमेशा आगे की तरफ ही होगा। जो भी समय होगा वो GMT लाइन से हमेशा क्या होगा, आगे की ओर होगा। यानी कि ईस्ट की ओर जाने पर अगर आप कहीं पर भी खड़े हो और उस कहीं पर भी जगह से अगर आप ईस्ट की ओर मूवमेंट करोगे, पूर्व की ओर अगर आप जाओगे, तो आपका समय हमेशा आगे की ओर ही होगा। अगर समय आगे की ओर है तो इसे कहा जाता है पोस्ट मेरिडियन। क्या कहा जाता है, पोस्ट मेरिडियन, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे PM के नाम से जानते हैं। तो ये सारी की सारी रेखा पोस्ट मेरिडियन लाइन के नाम से जानी जाएगी। ठीक, अगर आप वेस्ट की ओर मूवमेंट कर रहे हो तो आपका समय हमेशा
पीछे की ओर हो जाएगा। ईस्ट की ओर जाने पर समय आगे होगा, वेस्ट की ओर जाने पर समय हमेशा पीछे की ओर होगा। अगर आपका समय पीछे की ओर है तो आप इसे बोलते हो एंटी मेरिडियन लाइन। क्या नाम आता है? एंटी मेरिडियन लाइन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में एएम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जो हमारी घड़ियों में एएम और पीएम शब्द दे रखा होता है, इस एएम और पीएम का अर्थ क्या है? पीएम का मतलब है पोस्ट मेरिडियन और एएम का मतलब है एंटी मेरिडियन है। ठीक है, अब एक बात आपको पता चल गई। अब यहां से आ जाइए प्रश्न पर वापस, और प्रश्न में क्या दे रखा है उसको एक एक लाइन को अब थोड़ा सा पढ़ना। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहता है। ठीक है, अभी अपन बात कर चुके हैं कि जो स्थान ग्रीनविच से पीछे की साइड में है, क्या उसका समय बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। इसका मतलब ग्रीनविच से समय हमेशा क्या होगा? पीछे की ओर होगा। यानी कि ये आपका कथन ए आपका क्या है? राइट है। अगला आर क्या दे रखा है आपको? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। अभी जस्ट हमने पिछले वाले प्रश्न में क्या देखा था? पिछले वाले में हमने देखा था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। यानी कि यहां तक तो ये कथन क्या है? गलत है। तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, ये बात सही है कि सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है, लेकिन आर तो क्या है आपका? फॉल्स ही है ना? आर आपका कथन क्या है? गलत है। तो उसका मतलब क्या हो गया? अब आंसर पे आ जाइए। आंसर पे क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है। देखिए आर तो गलत ही है, तो इसका मतलब आर गलत है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट जो है बट आर इज नॉट द करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन। आर तो गलत ही है, दोनों सही तो है नहीं, तो केवल कौन सा सही है? ए सही है, और आर क्या है आपका? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। यानी कि आपका ए तो सही है, लेकिन आर क्या है यहाँ पर? आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए चौथा तो वैसे ही बोथ ए एंड आर दोनों गलत है, ये तो बात सही नहीं है। तो राइट स्टेटमेंट कौन सा हो गया आपका? तीसरा हो गया। ठीक है, ये प्रश्न दोनों इसी तरीके से आपको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? द ओपनिंग टाइम है ना, टाइम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इन इंडिया इज 9 AM IST दे रखा है। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। मैंने अभी पहले ही अपन चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको भारतीय मानक समय से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी द जो लोकल ओपनिंग है ना, टाइम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो आपका लोकेटेड है नियर चेन्नई है, और इसके पास में अप्रोक्सीमेटली दे रखा है आपको 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड दे रखा है, और ईटानगर दे रखा है आपको अप्रोक्सीमेटली 92.45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब आपको इसके अंतर्गत ये बताना है कि यहाँ पर क्या समय दोनों के अंतर्गत होने वाला है। ठीक है, भारत में जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय है उनके खुलने का जो समय है वो सुबह आपको 9 AM दे रखा है, भारतीय मानक समय के अनुसार दे रखा है। ठीक है, दूसरा, चेन्नई के पास में 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास में 92 डिग्री और 45 मिनट पूर्वी देशांतर के पास जो केंद्रीय कार्यालय है उनके खुलने का स्थानिक समय क्रमशः हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आ जाइए एक बार पीछे वाले सवाल पर वापस पुनः आ जाइए। और पीछे वाले में आपको क्या मामला दे रखा था, ध्यान से सुनना। हमने ये कहा था कि अगर आप पोस्ट की तरफ जाओगे यानी कि आगे की तरफ जाओगे, और मैंने एक ही बात कही है कि आप कहीं पर भी खड़े हो और कहीं से भी कहीं पर भी आगे की ओर जा रहे हो, तो आपका समय हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी ईस्ट की ओर जाने पर समय में हमेशा बढ़ोतरी होगी, और वेस्ट की ओर जाने पर समय में हमेशा क्या होगी? कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अब इसमें एक और शब्द आया है, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। अब ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है क्या? चलिए इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है। ये हमारे पास में एक रेखा हमने खींच ली, और इस रेखा का नाम हमने लिखा है GMT लाइन। एक नाम क्या आ गया हमारे पास में? GMT लाइन है। जो पीछे हम बहुत सारे नाम देख के आए, एक ही नाम से हम भी इसको पुकार रहे हैं, और इस रेखा का नाम है GMT लाइन है। ठीक है, चलिए अब इस GMT लाइन से ईस्ट की ओर, इस GMT लाइन से ईस्ट की ओर आपको एक मानक समय रेखा और देखने को मिलती है, और उस मानक समय रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और इस रेखा को हम लोग कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ये कौन सी है? भारतीय मानक समय रेखा है।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है आपकी, और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है आपके, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन दरअसल आपके जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है प्रयागराज, या इसी प्रयागराज को पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। इस प्रयागराज या इलाहाबाद के समीप आपको एक जगह देखने को मिलती है मिर्जापुर, और या फिर कई बार नाम लिखा हुआ मिलता है नैनी। इस मिर्जापुर या नैनी नामक स्थान से होकर के ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है, जिसे हम भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जान रहे हैं। ठीक है, ये जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के ये मानक समय रेखा गुजर रही है? 5 राज्यों से होकर के गुजर रही है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से जहां से होकर के ये मानक समय रेखा गुजरती है आपके, तो नंबर पहला है उत्तर प्रदेश है, तो यूपी से होकर के गुजरती है। उसके बाद में नंबर दूसरा है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। नंबर तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। नंबर चौथा है उड़ीसा है, और नंबर जो 5वां है वो आपका आंध्र प्रदेश है। यानी ये जो मानक समय रेखा है, ये मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजर रही है? तब आंसर हो गया, ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती हुई हमें देखने को मिल जाती है। इन 5 राज्यों का ये नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम भी है। ये जो हमने क्रम लिखा है ये कैसा है? नॉर्थ टू साउथ है। कई बार इन राज्यों का क्रम आपको साउथ टू नॉर्थ भी पूछ लेता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, पूछ किस दिशा में रहा है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अब एक और समझना, हमने इस 82.5 डिग्री को ही भारतीय मानक समय रेखा क्यों चूज किया, ये मन में भी प्रश्न आना चाहिए। तो ध्यान रखना, 1884 में 1884 में यूएसए जो है, उस यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का महासम्मेलन होता है, और उस इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत इस बात का डिसीजन किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड को हम 24 टाइम जोन में बांटेंगे। कितने? 24 टाइम जोन में हम उसको डिवाइड करेंगे। और फिर कुछ देशों का ये भी था कि भाई बहुत सारे ऐसे भी देश है जहां पर आपको वो टाइम जोन उसके अंतर्गत कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रही है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम हर एक आधे घंटे पर भी एक टाइम जोन और डिसाइड करेंगे। अब ये टाइम जोन कैसे डिसाइड किए गए, इसको लेकर के आपको थोड़ा समझना है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे ग्लोब पर कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हैं, और इन 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य की किरणों को 24 घंटे का समय लगता है। ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं है, और इन 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में सूर्य की किरणों को 24 घंटे का क्या लग रहा है? आपका समय लग रहा है। अब अगर 24 घंटे का समय लग रहा है, तो सूर्य की किरणें 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर रेखा को पार करेगी? तो 360/24 कर लो आप, तब आंसर क्या आया आपका? 15 डिग्री। यानी कि सूर्य की किरणें 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कर रही है? पार कर रही है। तो एक अपने पास में ध्यान रखने वाली बात क्या आई? 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, यानी प्रत्येक 1 घंटे पर 15 डिग्री का जो टाइम है, या तो वो घटेगा या वो टाइम आपका क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, टाइम घट भी सकता है, टाइम आपका बढ़ भी सकता है। अब टाइम घटेगा कब? जब आप वेस्ट की ओर जाओगे, पश्चिम की ओर मूवमेंट करोगे, तो आपका समय है वो समय क्या हो जाएगा? कम। लेकिन जब आप ईस्ट की ओर मूवमेंट करोगे, पूर्व की ओर मूवमेंट करोगे, तो आपका समय हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वेस्ट और ईस्ट की ओर मूवमेंट करने पर टाइम में आपको कुछ कैलकुलेशंस इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? हम लोग जानते हैं 60। तो 60 मिनट में कितने डिग्री देशांतर रेखा को पार कर रही है सूर्य की किरणें? 15 डिग्री देशांतर रेखा को यहाँ पर क्या कर रही है? पार। इसका मतलब कितना मिनट का समय लगेगा? 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लग गया। तो दूसरा हमें ध्यान रखना, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये 2 कैलकुलेशन आपको विशेष तौर पर क्या रखनी है? ध्यान।
1 घंटा बराबर 15 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। दो चीजें आप कैलकुलेशन ध्यान रखना, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर आप पूर्व की ओर जाओगे समय को हमेशा बढ़ाना है, अगर आप पश्चिम की ओर जाओगे समय को हमेशा कम करना है। क्लियर है? दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक समय बढ़ाएंगे और एक समय को आपको कम करने का प्रयास करना है। ठीक, चलिए अब आप ये समझिएगा कि पूरे वर्ल्ड में हमने 24 बड़े टाइम जोन बनाए हैं और 24 ही हर आधे घंटे पर छोटे छोटे टाइम जोन बनाए हैं। हर बड़ा टाइम जोन आपको 15 डिग्री पर दिख जाएगा, यानी कि यहाँ 0 पर, 0 के बाद में 15 पर, 15 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 75, 75 के बाद 90, ऐसे करते हुए आपका टाइम जोन चलता रहेगा। वो प्रत्येक 1 घंटे का अंतराल आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। लेकिन यदि वही हम बात करें कि इसको आधे आधे घंटे में यदि हमें डिवाइड करना हो तो पहला आधा घंटा कब आएगा? तो पहला आधा घंटा आपका आ जाएगा 7.5 डिग्री पर। फिर आधा घंटा वापस इसमें एड ऑन करना है तो 15 डिग्री आ गया। 15 के बाद में आपके 22.5 डिग्री आ गया। 22.5 के बाद में आपका 30 डिग्री आ गया। 30 के बाद में 37.5 डिग्री का मामला आ गया। 37.5 के बाद में 45 डिग्री का मामला आ गया। 45 के बाद में आपके 52.5 डिग्री का मामला आ गया। 52.5 के बाद में फिर आपका मामला 60 डिग्री का आ गया। 60 के बाद में 67.5 डिग्री का मामला आ गया। उसके बाद में आपका 75 डिग्री का मामला आ गया। उसके बाद में 82.5 डिग्री का मामला आ गया। उसके बाद में आपका, और अगर आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आपको 90 डिग्री का मामला आ गया। और उसके बाद में आपके 97 से 1/2 का मामला आ गया। फिर ऐसे करोगे तो आप आगे और एड ऑन करते रहना है। ठीक है, लेकिन उसी के बीच में हमें अपना टाइम जोन एक देखने को मिल गया और उस टाइम जोन का क्या नाम था? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जान रहे हैं। अब समझना, एक और सवाल कई बार पूछेगा कि इस जीएमटी से हमारा भारतीय मानक समय कितना दूर हमें देखने को मिलता है, कितना उसका डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो हम जान रहे हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लग रहा है, तो हमें 82.5 डिग्री को पार करना है। तो 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट का कैलकुलेशन मारना है आपको। अगर मैं इसका कैलकुलेशन मारता हूं तो 82 इंटू 4 करता हूं तो मेरे पास 328 मिनट आ जाती है। और 1 डिग्री में 4 मिनट है तो आधी डिग्री में 2 मिनट हो गई। तो 328 और 2 कितनी हो गई? 330 मिनट का समय हो गया। अब अगर इस 330 को मैं घंटे में चेंज करता हूं तो 5 घंटे और मेरे पास 30 मिनट का क्या आ गया? समय आ गया। या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि 5.5 घंटे का समय है। तो हमारा मानक समय लंदन के मानक समय से या ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे क्या है? आगे की ओर हमें देखने को मिल रहा है। यानी हमारा मानक समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। हमारे यहाँ पर 5.5 घंटे पहले सूर्योदय होगा, जबकि इंग्लैंड में 5.5 घंटे बाद में सूर्योदय होगा। तो ये दोनों चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब आ जाइए अपने सवालों पर, आ जाइए कि क्या दे रखा है, किस तरीके से मामला है। अब आपको आई थिंक ये पूरी जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा समझना, अब ऐसे समझना कि सुबह 9 बजे आपको ऑफिस जाना है। कोई भी कार्यालय है, उस कार्यालय में आपको सुबह 9 बजे क्या जाना है? ऑफिस जाना है। ठीक है, और वहां किसके अनुसार है? आईएसटी के अनुसार है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के अनुसार है, भारतीय मानक समय के अनुसार है। और अभी हम बात करके आए कि 82.5 डिग्री को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जान रहे हैं। और चेन्नई के पास कोई 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई जगह है चेन्नई के पास में। अब यहां पर क्या समय होगा? तो 82.5 से 80 कितना है? तो आपके 2 डिग्री और हाफ, मतलब 2.5 डिग्री पीछे है। और 1 डिग्री बराबर अभी हम पढ़ के आए 4 मिनट, तो 2 डिग्री बराबर 8 मिनट और 2.5 डिग्री बराबर 10 मिनट। यानी कि यहाँ 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो समय होगा वो 10 मिनट पीछे होगा। 10 मिनट क्या होगा? पीछे होगा। किससे पीछे होगा? इस 9 से 10 मिनट पीछे होगा। 9 से 10 मिनट का मतलब 8:50 पर होगा। यही होगा ना, 8:50 पर समय होगा। यहां जब 8:50 होंगे तब यहां पर जो टाइम होगा वो आपका कितना होगा? 9 बजे का टाइम होगा, है ना। तो सीधी सी बात है। तो इसके लिए अगर आप पहला ही आंसर निकाल पा रहे हो तो दूसरे आंसर निकालने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी हम दूसरे आंसर को एक बार और देखते हैं। ठीक है, वहीं ईटानगर के पास में 92 डिग्री और 45 मिनट है। तो 82.5 से 92 डिग्री और 45 मिनट कितना अंतराल पर है? तो 10 डिग्री और 45 मिनट के अंतराल पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 10 डिग्री का मतलब हो गया आपके 40 मिनट हो गई। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 10 डिग्री बराबर 40 मिनट और 45 है
तो आपके ये 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा का समय होता है, तो हम 1 मिनट राउंड फिगर मान करके चल लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका समय जो भी होगा वो 9:41 का समय हुआ होगा, और ये समय आपके 41 मिनट आगे होगा। अब ये आगे क्यों होगा? क्योंकि ये 82.5 से पूर्व की साइड में है, और ये पीछे क्यों? कि ये 82.5 से पश्चिम की साइड में। और अभी हम बात करके आए कि पूर्व की ओर जाने पर आपका समय हमेशा बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाने पर आपका समय हमेशा कम होगा। तब आंसर क्या होगा? यहाँ तो आपको 10 मिनट घटानी है, तो 9 में से 10 मिनट गई तो 8:50 और वहां पर 9:41। अगर ऐसा कहीं पर ऑप्शन हमें दे रखा है तो वही हमारा राइट आंसर, और ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर ये क्यों ऑप्शन चूज किए गए हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है हमें? अगला प्रश्न पढ़िएगा। द ट्रॉपिकल रीजन ऑन द अर्थ रिसीव द मोस्ट, जो हीट है, बिकॉज जो पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो सबसे अधिक ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। वो सबसे अधिक ऊष्मा को प्राप्त क्यों कर पा रहे हैं? पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर कटिबंध कितने कितने होते हैं, कौन सा कटिबंध कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में, कहां पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आपको सीधी देखने को मिलती है, कहां पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के बीच में आपको स्लैंटिंग यानी तिरछापन देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपको टाइम का कैलकुलेशन निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये हमारे पास में ग्लोब है, ये हमने क्या ली? एक प्रकार की हमारी ग्लोब ली है, और इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं हैं। जैसे इस रेखा को हमने बोल दिया इक्वेटर लाइन है। इस रेखा से जब भी हम थोड़ा सा नॉर्थ की ओर जाएंगे तो हमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देखने को मिल जाएगी, और साउथ की तरफ जाएंगे तो हमें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में फिर आपको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा देखने को मिल जाएगी। ये ग्लोब पर हमारे पास में अलग अलग रेखाएं हैं। ठीक, इस रेखा को हमने बोल दिया 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्या बोला है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला है। इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कई बार हम इक्वेटर भी लिखते हैं, इक्वेटर लाइन। और इस इक्वेटर को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक नाम हम लिख सकते हैं विषुवत रेखा, या इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक, एक हमारे पास में जो रेखा है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और एक रेखा है हमारे पास में 23.5 डिग्री साउथ है। जो उत्तर की ओर है वो नॉर्थ है, और जो दक्षिण की ओर है वो आपकी साउथ रेखा के रूप में कंसिडर करोगे। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और इस रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं मकर रेखा। चलिए, तो ये कुछ रेखाएं हमारे पास में। इसके बाद में एक रेखा है हमारे पास में 66 एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और इस रेखा को हम लोग बोल रहे हैं आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक वृत्त है। तो इस रेखा को हमने क्या बोल दिया? आर्कटिक सर्किल बोला है। और यहां पर एक रेखा है 66.5 डिग्री साउथ है, और इस रेखा को हम लोग बोल रहे हैं अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक वृत्त है। अंटार्कटिक सर्किल है या अंटार्कटिक वृत्त है आपका। ठीक है, तो एक आपका कौन सा सर्किल है? आर्कटिक सर्किल है, और एक सर्किल कौन सा है हमारे पास में? अंटार्कटिक सर्किल है। अब
यहां पर है हमारे पास में 90 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब है उत्तरी ध्रुव। और एक है हमारे पास में 90 डिग्री साउथ है, ये है साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब है दक्षिणी ध्रुव। तो एक उत्तरी ध्रुव और एक कौन सा है अपने पास में, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। अब इसके बीच में आपका जो 23.5 से लेकर के 0 तक का क्षेत्र है, या 23.5 से लेकर के 23.5 तक का क्षेत्र है, या फिर मैं कहूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का क्षेत्र, या फिर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हिंदी में हम इसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहां पर, ठीक है। जो दूसरा क्षेत्र है आपके 23.5 से लेकर के 66.5 तक का, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे आपका दक्षिणी गोलार्ध में हो। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आप कैंसर से लेकर के आपके आर्कटिक सर्किल तक है, या फिर कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक वृत्त तक है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्किल तक है, यानी मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक वृत्त तक आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है आपके टेम्परेट क्लाइमेट है। क्लाइमेट कैसी है आपकी, टेम्परेट क्लाइमेट है। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब है आपके पास में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहां पर आपके। और तीसरे में यदि हम बात करें कि हमारे पास में कैसी जलवायु है, तो आपके आर्कटिक सर्किल से लेकर के नॉर्थ पोल तक, या अंटार्कटिक सर्किल से लेकर के साउथ पोल तक, हिंदी में कहें तो आर्कटिक वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक, ये जो जलवायु प्रदेश है इसे हम बोलते हैं पोलर, या फिर एक नाम और आता है फ्रिजिड क्लाइमेट। हिंदी में हम इसे कहेंगे शीत या ध्रुवीय जलवायु। शीत या ध्रुवीय जलवायु। तो एक तो आपको ये जलवायु कटिबंध नाम हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी आपके इसी ग्लोब के रिगार्डिंग में प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा आपको एक ध्यान रखना है, अपने पास में सन की लोकेशन को लेकर के सवाल हो सकता है। तो ये मान लेते हैं अपने पास में क्या है, सन है, सूर्य है। और इस सूर्य की यदि हम स्थिति देखें तो यह सूर्य कभी तो इक्वेटर पर लंबवत चमकेगा, कभी आपके कर्क रेखा तक लंबवत जाएगा और कभी आपके मकर रेखा तक लंबवत चमकेगा। यानी कि सूर्य की स्थिति वर्ष भर इन्हीं रेखाओं के बीच में क्या चमकती रहती है, लंबवत आपको देखने को मिलती रहेगी। तो अब यहां से किस रेखा पर कब सूर्य की स्थिति लंबवत रहती है, वहां से हमें सवाल पूछा जा सकता है। तो एक तो सूर्य की स्थिति आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कब है, एक आपके सूर्य की स्थिति ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आपको कब देखने को मिलती है, और एक आपको सूर्य की स्थिति से सवाल पूछा जा सकता है कि आपको इक्वेटर पर सूर्य की स्थिति कब लंबवत देखने को मिल जाती है। यानी कि इन समय सूर्य की स्थिति लंबवत आपको कहां कहां पर कैसी कैसी देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम बात करें कर्क रेखा पर, तो ये कर्क रेखा पर आपके सूर्य 21 जून को लंबवत चमकता है। कब चमक रहा है आपके, 21 जून को लंबवत चमकता है। तो सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब लंबवत हो रही है, 21 जून को हो रही है। अगर आप इक्वेटर पर बात करते हो तो ये 21 मार्च और साथ में ये आपके 23 सितंबर, ये वर्ष में 2 बार यहां पर क्या चमक रहा है, लंबवत चमकता हुआ देखने को मिलेगा। और यदि आप बात करो आपके मकर रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो ये 22 दिसंबर को यहां पर सूर्य की किरणें क्या रहती है, सीधी रहने का प्रयास होता है। यानी कि पूरे वर्ष भर यही वो दिनांक है जहां पर इन रेखाओं पर सूर्य की किरणें हमेशा आपको सीधी देखने को मिलेगी। यानी कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा आपको जो तापमान है
वो इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यानी 23.5 से लेकर के 23.5 के बीच में, या फिर मैं कहूं कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में, या तीसरे परिभाषा में हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में आपको टेम्परेचर हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर है, एक बात तो ये है। अब आ जाइए प्रश्न पर। अब ये क्या दे रखा है, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि यह महासागरों से घिरी हुई। कहीं पर भी अपन ने महासागरों की बात की है क्या टेम्परेचर में? यहाँ पर नहीं, तो महासागरों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। अभी अपन इसको समझते हैं होता है या नहीं होता है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। अच्छा, क्या इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी कहीं बात की है क्या? अपन ने हमेशा क्या बात की है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, और कब कब चमक रही, इन दिनांक को चमकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यह एक प्रकार का लैंड लॉक्ड या स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध की भी अपन ने कहीं पर बात नहीं की है। तो फिर हमारे पास में पीछे ऑप्शन ही क्या बच गया, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, सूर्य का सर के ऊपर ठीक आपके ऊपर हो जाना, सीधा हो जाना। अब आप यहाँ खड़े हो और यहाँ पर आपके सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, तो इसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सूर्य है ना वो अपने सर के ऊपर सीधा चमक रहा है। ये कहते हैं ना कि सीधा अपने सर के ऊपर ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधी है वो यहाँ पर इसके ऊपर भी तो सीधी आ रही है ना। आपका सर, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपके सर के ऊपर भी तो सीधी आ रही है, क्योंकि आप उसी लोकेशन पर खड़े हो। तो उसका मतलब ये कथन हमारे पास में क्या हो जाता है, राइट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है लैंड लॉक्ड। अब ये लैंड लॉक्ड क्या होता है, लैंड लॉक्ड उस प्रकार के देशों को कहा जाता है जिसकी सीमा ओशियन, सी, गल्फ, बे या फिर बाइट इनसे नहीं लगती है। एक ऐसा देश जिसकी सीमा इनमें से किसी के भी साथ में नहीं लगती है, तो इस देश को हम लोग क्या कहते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। लेकिन उस देश की सीमा आपके रिवर और लेक से लग सकती है, नदियों और झीलों से लग सकती है। ऐसा अगर कोई देश है तो उस देश के लिए हम शब्द यूज करते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री या स्थल रुद्ध देश के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको ऐसे कुछ देश देखना है तो भारत के पड़ोसी देशों में देख लो। एक देश है नेपाल, एक देश है भूटान, एक देश है अफगानिस्तान। तो ये सारे देश कैसे देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब नेपाल की सीमा, भूटान की सीमा, अफगानिस्तान की सीमा इनमें से किसी के साथ नहीं लगती, लेकिन इनमें से किसी के भी साथ लग सकती है। तो ऐसा देश कैसा देश कहलाता है, लैंड लॉक्ड कंट्री हमारे पास में कहलाएगा। क्लियर है, तो ये बात थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि लैंड लॉक्ड होता क्या है। चलिए, अब आप मेरे को कमेंट करके यहाँ पर बताओगे कि विश्व का सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है। पहला सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड या स्थल रुद्ध देश आपको कौन सा देखने को मिलता है। दूसरा सवाल, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है। प्रश्न नंबर तीसरा, विश्व का सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश आपको कौन सा देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 सवालों के जवाब आप मेरे को ढूंढ करके बताओगे। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा क्या देश, इसका क्या मामला चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, द लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब आर नोन एज लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, व्हाट पर्पस डू दे लाइन, जो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो एक ग्लोब पर खींची गई जो भी अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखा है, इन्हें हम अक्षांश और देशांतरों के रूप में जानते हैं। ये रेखा किस उद्देश्य को दरअसल क्या कर रही है, पूरा कर रही है, इंटेंशन इनका क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए ग्लोब पर पहली बात तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं होती क्या है वो हमें थोड़ा सा समझ लेना है कि ग्लोब पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन दरअसल हम कहते तो कहते किसे हैं। ये मान लेते हैं अपना ग्लोब है, और इस ग्लोब पर वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, इक्वेटर के समानांतर जो हम रेखा ऐसे खींच रहे हैं, ये सारी की सारी रेखाएं हमारे पास में अक्षांश रेखाएं हैं। ये रेखाएं कैसी है, अक्षांश रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं के लिए हमने एक शब्द यूज किया, लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश क्या होगी हमारे पास में, रेखाएं होगी।
ठीक है। और वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, नॉर्थ टू साउथ की ओर आपकी जो रेखाएं खींची जा रही है, ऐसे इमेजिनरी लाइन है, इन काल्पनिक रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाओं की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये कैसी रेखा है हमारे पास में, देशांतर रेखाएं हैं। और ये वाली रेखाएं हम कैसी खींच रहे थे, पहले हमने अक्षांश रेखाएं खींची थी। तो ग्लोब पर हमारे पास में कुछ तो अक्षांश रेखाएं होती है और कुछ हमारे पास में देशांतर रेखाएं होती है। तो जिसको हमने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है, ये सारी रेखाएं हमारे पास में कैसी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं। लैटिट्यूड लाइन है, कैसी लाइन है ये, लैटिट्यूड लाइन से है हमारे पास में, ठीक है। और ग्लोब पर जिन रेखाओं को हमने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं का मतलब लॉन्गिट्यूड लाइन है। तो कुछ तो हमारे पास में अक्षांश रेखा है और कुछ हमारे पास में कैसी रेखाएं हैं, देशांतर रेखा है। कुछ लैटिट्यूड लाइन है, कुछ हमारे पास में लॉन्गिट्यूड लाइन है। अब इन लाइनों का उपयोग कहां पर होता है, तो अक्षांश रेखाओं का उपयोग या तो आप किसी लोकेशन, लोकेशन का मतलब है स्थिति, आपको किसी भी क्षेत्र विशेष की लोकेशन का निर्धारण यदि करना है तो आपको उस क्षेत्र का अक्षांश प्रयोग करना पड़ेगा। या फिर आपको किसी भी क्षेत्र की क्लाइमेट, जलवायु, अगर इस जलवायु का निर्धारण करना है तो आपको उस क्षेत्र के अक्षांशों का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको देशांतरों के बारे में हम जानते हैं तो देशांतरों का भी प्रयोग एक तो हम लोकेशन के लिए करते हैं, लोकेशन का मतलब हम एक तो स्थिति के लिए इनका प्रयोग करते हैं, स्थिति के अलावा हम इसका प्रयोग क्लाइमेट के लिए भी करते हैं। क्लाइमेट का मतलब है जलवायु के लिए भी हम इसका प्रयोग, सॉरी, एक इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं टाइम के लिए, है ना, क्लाइमेट नहीं होगा, इसके लिए हम प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, टाइम के लिए कर रहे हैं, समय के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अक्षांशों का प्रयोग तो आप क्लाइमेट के लिए कर रहे हैं, जबकि देशांतरों का प्रयोग आप समय के लिए करते हैं, और दोनों का आप प्रयोग एक कॉमन कर रहे हैं स्थिति के निर्धारण में। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, है ना, कोई एक जगह चूज कर लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई एक स्थान है, ठीक है, और इस स्थान पर मैं खड़ा हूं और मेरा नाम है मान लो प्रवीण जैसे, तो यहाँ पर कौन खड़ा है, प्रवीण खड़ा है ना, मैं खड़ा हूं। अब आपको क्या पता चला कि मैं यहीं पे खड़ा हूं, या मेरे को क्या पता चला कि मैं यहीं पर खड़ा हूं, तो मैंने उस क्षेत्र का अक्षांश और उस क्षेत्र का देशांतर देखा, और उस देशांतर और उसका प्रयोग आप लोगों ने कहां पर किया, जीपीएस में किया, है ना, ग्लोबल पोजीशन जो सिस्टम है उसमें, जीपीएस में आपने इसका प्रयोग किया। आपने कई बार किसी को कहा होगा कि लोकेशन भेज दे तेरी, मैं वहां आ जाता हूं। ये लोकेशन है क्या, आपकी लोकेशन से उसको कैसे पता चला, तो जिस जगह आप खड़े हो ठीक उस जगह का कोई ना कोई लैटिट्यूड पॉइंट होगा, कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड पॉइंट होगा, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को आपके समकोण पर काट भी रहा होगा। उस पॉइंट पर जैसे ही आपका मामला खड़ा है, या आप जहां पर मामले में उस जगह आप खड़े हो, तो उस पॉइंट के बारे में आपको देख करके ये पता लगा दिया कि आप यहाँ पर खड़े हो या फिर यहाँ पर खड़े नहीं हो। मान लो अगर मुझे कहा जाए कि आप, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं किस जगह खड़ा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं यहाँ कलाम के डिजिटल जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो में खड़ा हूं। अब इस स्टूडियो का जीपीएस पॉइंट या फिर लोकेशन हमें कैसे पता चला, तो हमने अक्षांशों का प्रयोग किया और हमने देशांतरों का प्रयोग किया। तो आपने जो भी जीपीएस यूज किया आज दिन तक, उसमें अक्षांशों और देशांतरों के आधार पर आप कहाँ खड़े हो, कहाँ बैठे हो, उसके बारे में पता लगाया गया है। क्लियर है? अब आ जाइए प्रश्न पर। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है वो आपसे ये देखना। वो कह रहा है कि पृथ्वी पर अक्षांशों मतलब किसी भी स्थानों को ढूंढने के लिए, टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ है, क्या स्थानों को ढूंढने के लिए हम कर रहे हैं? बिल्कुल बात सही है कि स्थानों को ढूंढने के लिए हम कर रहे हैं। ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, क्या आप ग्लोब को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कर रहे हो? आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, ब्यूटीफुल बनाने का यहाँ पर कोई मामला नहीं है। दीज आर द काउंटर लाइन ऑन अर्थ एंड इंडिकेट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। कहीं पर हमने फिजिकल फीचर्स की बात की है क्या? नहीं की ना, भौतिक विशेषताओं की बात हमने कहीं पर भी नहीं की। तो ये पृथ्वी पर रेखाएं होती हल रेखाएं तथा पृथ्वी को भौतिक विशेषताओं को अंकित करती है, फिजिकल रीजंस के लिए हमने कहीं पर बात नहीं की है, ये भी नहीं हो सकता।
ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। अच्छा, क्या आपने उद्देश्य, मेरा ये डिजाइन बनाना उद्देश्य था क्या? नहीं ना, मेरा उद्देश्य इनको रिप्रेजेंट करना था। इसका मतलब डिजाइन बनाना भी इसका उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य इंटेंशन आपको क्या देखने को मिल गया? इंटेंशन आपको नंबर फर्स्ट, है ना, ये आपको क्या देखने को मिल गया? इसका इंटेंशन देखने को मिल गया है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी सी विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है, इस प्रश्न को ध्यान से देख लो। अगला दे रखा है, द मोस्ट जो एक्यूरेट जो रिप्रेजेंटेटिव है आपका, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द अर्थ इज, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको क्या देखने को मिलता है? सैटेलाइट इमेज है, जो आपका रब्बी बॉल है, या आपका ग्लोब है, या फिर आपका मैप है। जो हमारी अर्थ है उसका वास्तविक निरूपक या वास्तविक प्रतिरूप आपको क्या देखने को मिलता है? तो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि ग्लोब ही हमारा वास्तविक क्या है? निरूपक है, या फिर वास्तविक क्या है अपने पास में? प्रतिरूप के रूप में हमें देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, अब कई बार सवाल ये नहीं पूछेगा, इसका मेन इंटेंशन ये होता है कि हमारे पृथ्वी का वास्तविक शेप के बारे में पूछा होता है कि शेप हमारा क्या है, पृथ्वी का वास्तविक जो आकार है वो आपको वास्तविक आकार क्या देखने को मिल रहा है? तो आपके पास में दो ही ऑप्शन सही होगा। एक तो होगा जियोड, और इस जियोड को शुद्ध हिंदी में भूआब शब्द भी लिखते हैं। क्या शब्द लिख रहे हैं हम लोग? जियोड लिख रहे हैं, या फिर हम इसे शुद्ध हिंदी में क्या लिख रहे हैं? भूआब लिख रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इसमें, तो एक शब्द आता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब है लधवक्ष गोलाभ। तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि पृथ्वी का वास्तविक आकार आपको क्या देखने को मिलता है? ट्रू शेप आपको क्या देखने को मिल रहा है? किसका? पृथ्वी का। तो वास्तविक आकार आपको या तो जियोड लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको भूआब देखने को मिल सकता है शुद्ध हिंदी। कई बार वो जियोड को ऐसे जियोड भी लिख लेगा, है ना, या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड देखने को मिल जाएगा। जो हमारी एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में हमारे पास में हमेशा जियोड देखने को मिलता है। क्लियर है? लेकिन जब भी आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओगे तब आपको वहां पर कई बार ऑब्लेट स्फेरॉइड शब्द भी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम वास्तविक आकार तो वैसा नहीं नजर आता, बट हम किसी के साथ में कंपेयर जरूर करते हैं, हम तुलना जरूर करते हैं, और कई बार हम लिखते हैं कि लाइक ऑरेंज। लाइक ऑरेंज का मतलब है नारंगी के समान। एक नाम आता है ओवेल शेप, अंडाकार आकृति वाला जो भी है। एक नाम कहीं बार आता है लॉन्ग सर्कुलर, दीर्घवृत्ताकार। तो ये ऐसे कुछ नाम आपको देखने को मिल सकता है, नारंगी के समान, आपको अंडाकार, या फिर लॉन्ग सर्कुलर, है ना। ये सारे के सारे शब्दों का प्रयोग आपको यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि या तो यहाँ से आपको क्या पूछेगा? शेप पूछेगा, या फिर आपको किसका प्रतिरूप आपको निरूपक रूप में देखने को मिलता है। तो ग्लोब हमारे पृथ्वी का क्या है? ऐसा निरूपक है। वैसे तो अगर कोई पूछे कि आपको पृथ्वी की आकृति कैसी है, 100% आंसर है पृथ्वी जैसी है। उसके जैसा और कोई भी शेप में हमें देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन उसका जो हम कंपैरिजन देख रहे हैं, उसका तुलनात्मक चीजें देख रहे हैं, तो उसमें जियोड भी है और हमारे पास में ऑब्लेट स्फेरॉइड भी है। दोनों चीजें आपको तुलनात्मक रूप में देखने को मिल रही है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लो। ऑन विच स्टैंडर्ड मेरिडियन इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बेस्ड है? भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है? इससे पहले जस्ट अपन एक बात करके आए, इसको ध्यान से देखो। ये अपन ने बात की है यहाँ पर कि भारतीय मानक समय, तो हमने क्या लिखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही हम भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जानते हैं। और यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर या नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर जो आपको सही क्रम देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कभी उल्टा भी पूछ सकता है
कि साउथ से नॉर्थ की ओर इनका सही क्रम क्या है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका सही क्रम आपको देखने को मिल भी रहा है। क्लियर है। फिर एक और अपन ने बात की है कि 82.5 डिग्री को यदि हम देखें जीएमटी से, तो हमारा जीएमटी से कितना टाइम आगे की ओर है, तो हमने कहा कि 82.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। क्यों 4 से करना है? क्योंकि 1 डिग्री बराबर हमारे पास में कितने मिनट है, 4 मिनट है। तो 82.5 डिग्री का मतलब हो गया 330 मिनट। इसको घंटे में चेंज किया, 5 घंटे और 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का समय आगे है। और किस मानक को हमने भारतीय मानक समय रेखा के रूप में जाना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। अब आ जाइए अपने वापस इसी प्रश्न पर जो हमें एग्जाम में पूछ रखा है एक बार। चलिए, अब प्रश्न क्या पूछ रखा है हमें कि भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है? तो ऑप्शन आपको देख करके ही पता चल जाएगा कौन सा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अब यहां पर एग्जामिनर एक और काम कर सकता है, ऑप्शन में ही दे देगा कहीं पर तो 82.5 डिग्री और कहीं पर दे देगा 82.5 डिग्री ईस्ट, दोनों ऑप्शन दे सकता है। 82.5 भी दे देगा, 82.5 ईस्ट भी दे देगा, और हो सकता है कभी 82.5 वेस्ट भी दे दे आपको, 82.5 डिग्री वेस्ट भी दे दे। ध्यान रखना 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? भारतीय मानक समय रेखा कह रहे हैं। और ये भारतीय मानक समय रेखा अभी पढ़ क्या है, कहां से गुजर रही है? तो प्रयागराज के समीप में, प्रयागराज कह दो या इलाहाबाद कह दो, इस प्रयागराज या इलाहाबाद के पास में जो मिर्जापुर है या फिर जो नैनी नामक स्थान है, इस मिर्जापुर या नैनी नामक स्थान से होकर के ये गुजर रही है। और अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि यह मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? पहला तो आप मुझे ये बताओगे कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, और दूसरा आप मुझे प्रश्न का आंसर ये बताओगे नीचे लिख करके कि कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? ठीक है, ये मेरे को आप बताओगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है या फिर कहां पर काटती है। चलिए अगला प्रश्न देख लो। Which of these causes the changes in day and night and the seasons? है ना, इसमें से क्या दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? ठीक है, पहला दे रखा है अर्थ का रोटेशन और उसका रिवोल्यूशन दे रखा है, दूसरा अर्थ का रिवोल्यूशन रोटेशन दे रखा है, तीसरा ओनली अर्थ रोटेशन, चौथा ओनली अर्थ रिवोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हमें घूर्णन और ये जो परिक्रमण है ये होता क्या है, इन दोनों चीजों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो एक शब्द तो है हमारे पास में घूर्णन, रोटेशन है। इस घूर्णन को हम लोग कहेंगे दैनिक गति। कौन सी गति कहेंगे? दैनिक गति कहेंगे। और दूसरा है हमारे पास में रोटेशन, जिसे हम लोग कहते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण, या फिर हम इसे दूसरे भाषा में कहते हैं वार्षिक गति। ठीक है, अब घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी अपने पहले ही प्रश्न में देखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूम रही है। इसका मतलब तो घूर्णन क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसी घूमने को हम लोग क्या कह रहे हैं? घूर्णन के नाम से जानते हैं। अब परिक्रमण क्या है? आप लोग मंदिर गए होंगे, मंदिर के चारों ओर आपने परिक्रमा जरूर लगाई होगी। कहा होगा कहीं पर आप घर वाले जाते तो घर वाले बोलते हैं परिक्रमा तो नहीं लगाई तूने मंदिर के चारों ओर, तो वो चारों ओर घूमना ही क्या है? परिक्रमा, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, वो क्या कहलाता है? आपका
परिक्रमण कहलाता है। तो एक शब्द तो आपको समझ में आ गया कि घूर्णन और परिक्रमण में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है। इस पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। अगर कोई सवाल पूछे कि दिन और रात कब बनेंगे, तो जब पृथ्वी घूमेगी अपने अक्ष पर तो क्या बनेगा, दिन और रात। लेकिन ये दिन और रात छोटा बड़ा कब होगा, तब ये किसके कारण होगा, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होगा। तो इसके कारण क्या हो सकता है आपके पास में, दिन और रात का छोटा बड़ा होना, दिन एवं रात का छोटा बड़ा होना। एक तो घूमना और दूसरा क्या है इसका छोटा बड़ा होना। इसके साथ साथ पृथ्वी के इसी परिक्रमण गति से जो हमारी ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं में परिवर्तन भी होता है। जो भी हमारी ऋतुएं हैं, सीजन्स जो भी है, इन ऋतुओं में परिवर्तन भी किसके कारण होता है आपके, तब आंसर क्या होगा, आपके पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ही आपको देखने को मिल जाता है। अब प्रश्न पर आ जाइए। प्रश्न में क्या दे रखा है, इनमें से क्या दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित है। अच्छा, दिन और रात किसके कारण बन रहे हैं, घूर्णन गति के कारण, और ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, परिक्रमण गति के कारण हो रहा है। तो इसका मतलब पहले में आपका रोटेशन, दूसरे में आपका रिवोल्यूशन। तो आंसर कौन सा हो गया सही, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा आपका राइट आंसर है। क्लियर है। इसी तरीके के क्वेश्चन हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने होते हैं। एग्जामिनर का पूरा फोकस इसी प्रकार के प्रश्नों पर ज्यादा बना हुआ होता है, तो आपको भी इसी तरीके से अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूत करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो घूमना यानी घूर्णन जिसे अपन देखते आए हैं अभी, वो 360 डिग्री घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेती। अपन पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। मीनिंग इट्स रोटेट 15 डिग्री इन अ 1 आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि वो 15 डिग्री को 1 घंटे में पार करती है। ये भी अपन देख के आए, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। देयरफॉर व्हेन इट इज 12 नून इन ग्रीनविच ग्रीनविच द टाइम एट अ लोकेशन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी। ये कहना चाह रहा है कि अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हो तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपके पास में क्या समय आपको देखने को मिलेगा। यानी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री को घूम रही है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व की ओर क्या समय आपको देखने को मिलेगा। वापस आ जाइए, अपने उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। चलिए, ये हमारे पास में 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीनविच लाइन बोल रहे हैं। और क्या दे रखा है, ग्रीनविच रेखा पर आपका टाइम क्या दे रखा है, 12 बजे है। और कब के, दोपहर के। तो इस रेखा पर आपके दोपहर के 12 बजे हैं, मतलब क्या हुआ है, 12 PM का समय हुआ है। क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है, तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व की ओर जाना है। अब आपको ग्रीनविच से कहां जाना है, 30 डिग्री ईस्ट की ओर मूवमेंट करना। तो ये मान लेते हैं अपन कोई रेखा है और ये रेखा ग्रीनविच से आपके 30 डिग्री दूरी पर है ना। ये रेखा कितने डिग्री दूरी पर है, ये है 30 डिग्री, लेकिन कौन सी है, ईस्ट है, पूर्व की ओर दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो हम कहते हैं 30 डिग्री का अंतर है। और 1 घंटे में सूर्य की किरणें कितना डिग्री जा रही है, 15 डिग्री। तो 2 घंटे में कितने डिग्री जाएगी, 30 डिग्री। तो यहां से यहां तक जाने में आपको कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का। क्या मैं इस 12 में 2 घंटे जोड़ दूंगा तो मेरा समय आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो 12 से 1 और 1 से 2, लेकिन टाइम पीछे क्या होगा, PM ही होगा। तब आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा आपके 2 PM। और 2 PM कहां दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। 2 PM का क्या दे रखा है आपको, आंसर दे रखा है। तो ये टाइम का कैलकुलेशन आपको सीधे तौर पर आना चाहिए कि टाइम कैसे निकाला जाता है, टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। What is the time difference between in the eastern and western most point of India? भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के मध्य कितना समय का अंतराल होगा। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है कौन कौन से, और वो कितने डिग्री देशांतर पर आपको देखने को मिलते हैं। और उन देशांतरों के बीच में जो आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, देशांतरीय जो अंतर देखने को मिल रहा है, उस अंतर को मल्टीप्लाई 4 से करके देखते हैं, जो भी आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए कुछ इस तरीके से हम करते हैं, मान लेते हैं ये हम मानते हैं इंडिया है नहीं, वैसे बेसिकली मानना है अपने को,
है ना। इसे हम मान लेते हैं इंडिया है, भारत है ये। और ये भारत का हमारे पास में एक बिंदु है जिसे हमने बोला वेस्टर्न पॉइंट है ये इंडिया का। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, और ये भारत का आपका ईस्टर्न पॉइंट है, मान लेते हैं। ये कैसा पॉइंट है? ईस्टर्न पॉइंट है। पूर्वी बिंदु है। तो एक पश्चिमी बिंदु है, एक आपका पूर्वी बिंदु है। चलिए, जो पश्चिमी बिंदु है वो हमारा जिस राज्य में है वो है गुजरात में, और जो पूर्वी बिंदु है वो हमारा जिस राज्य में वो है अरुणाचल प्रदेश में है। एक गुजरात में है तो दूसरा कहां पर है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। जो गुजरात में हमारा पश्चिमी बिंदु है इसका जो देशांतरीय आपको पॉइंट देखने को मिलता है वो 68 डिग्री 07 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर देखने को मिलता है। यानी कि हमारा वेस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, पश्चिमी जो बिंदु है, वो हमारा 68 डिग्री 07 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर हमें देखने को मिल रहा है। जबकि हमारा जो पूर्वी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु हमें 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एग्जामिनर कई बार वेस्ट लिख लेगा, यहाँ पर ईस्ट लिख लेगा, ये कंफ्यूजन कर सकता है। लेकिन भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर आप देशांतरीय दृष्टि से बात करोगे तो वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो अक्षांशीय दृष्टि से तो हमारे पास में हमेशा नॉर्दर्न लैटिट्यूड लिखा हुआ मिलेगा, और आपको देशांतरीय दृष्टि से हमेशा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इनका एक्सटेंशन हो गया। अब अगर हम इस 97 डिग्री और 25 मिनट में से अगर हम 68 डिग्री और 07 मिनट को घटा दे तो हमारे पास में इसके बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो घटा के देखो, 25 में से 7 गए तो कितने हो गए? 18। 18 क्या है? मिनट है। और 97 में से 68 गए तो हमारे पास में 29 आ गए। तो 29 तो डिग्री होगी और हमारे पास में 18 क्या होगी? मिनट होगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 से, कितने से? 4 से। 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि एक घंटे में सूर्य की किरणें 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार करती है, और 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट का क्या लग रहा था? समय लग रहा था। तो हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से करना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अगर हम मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में सेकंड आएगी, और यदि हम डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में मिनट आ जाएगी। मिनट को मल्टीप्लाई करने से आंसर सेकंड में आएगा, और डिग्री को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमेशा आपके मिनट में आएगा। अब उसको मल्टीप्लाई करो तो 18, 8 और 4 को करो तो 8 का पढ़ा 4 बार बोलो, या 18 का पढ़ा 4 बार बोलो, कितना हो गया? 18, 36, 36 और 36 72 हो गए। तो यहां पर आपके पास में 72 क्या आ गई? सेकंड आ गई। क्या आ गई? 72 सेकंड आ गई, पहला। और 29 इंटू 4 करो तो 29 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास में कितना हो गया? 109 चौक 16 और 116 हो गए। तो ये हमारे पास में क्या आ गई? मिनट आ गई। यानी एक आंसर तो क्या आया? 116 मिनट और 72 सेकंड है। तो एक आंसर तो क्या आ सकता है हमारा? फर्स्ट आंसर तो क्या है? 116 मिनट और 72 क्या है? सेकंड है। ठीक है, अच्छा, क्या ये मिनट जो है, सॉरी जो सेकंड है, क्या इस सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके 60 से ज्यादा है। तो यहां से 1 मिनट यहां ट्रांसफर कर लो तो इसका मतलब यहां पर 117 मिनट हो गई, यहां पर 12 सेकंड होगी। तो दूसरा आंसर ये भी आ सकता है, 117 मिनट और आपका 12 सेकंड है। ठीक है, दूसरा आंसर ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और आंसर भी हो सकता है ना, तीसरा आंसर। तीसरा क्या होगा? इसको भी आप घंटे में चेंज कर लो, तो इसको घंटे में करोगे तो क्या होगा? तीसरा आंसर क्या होगा? 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड है। ये आपका करेक्ट आंसर है। और इसको लगभग देखते हो तो हम कई बार लिखते हैं कि लगभग 2 घंटे का समय है। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। अब इसको अपने हिसाब से देखना है, क्या एक्यूरेट 2 घंटे है क्या? नहीं, लगभग 2 घंटे का समय। एक्यूरेट कितना? 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड है। क्या यहाँ 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकंड दे रखा है कि नहीं? यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड।
अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो करीबी आंसर ये था, ये होता, ये भी नहीं होता तो लगभग 2 घंटे दे रखा होता, है ना। इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर आपको जरूर मिलता। लेकिन एग्जैक्ट यदि हमें पूछा जाए कितना है, 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड है। इसका मतलब क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड पहले सूर्योदय होगा, जबकि गुजरात में सूर्योदय 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड बाद में होगा। और जहां पे सूर्योदय सबसे पहले होता है वहां पर सनसेट भी सबसे पहले, तो सबसे पहले सनराइज और सनसेट अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में सनराइज और सनसेट कहां पर होगा, आपके गुजरात में होगा। अब आप मेरे को नीचे ये कमेंट करके बताओगे कि भारत के उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और कहां पर स्थित है, कितने डिग्री देशांतर पर आपको ये बिंदु देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे, उन तमाम प्रश्नों को लेकर के अपन ने चर्चाएं की है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये सेशन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, जहां पर सिर्फ हमने प्रश्नों को ही नहीं समझा है, उन प्रश्नों के साथ साथ उसका डिटेल एनालिसिस भी देखा है कि यहाँ पर ये हुआ तो उसका कारण क्यों था। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहा होगा, लेकिन यदि हमें सिलेक्शन की राह में चलना है, यदि हमें सिलेक्शन चाहिए तो इस प्रकार की चीजों को हमें गहराई के साथ में पढ़ना आना चाहिए। तो आज की इस क्लास के लिए और अब तक की क्लास के लिए आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।